अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता है। शादी या निकाह एक मुक़द्दस बंधन, मुक़द्दस रिश्ता है, जबकि तलाक को हमारे माशरे के अंदर गाली समझा जाता है। आज के प्रोग्राम का इशू एक सोशल इशू है और ऐसा संगीन समाजी मसला है जो हमारे माशरे के अंदर सरायत करता चला जा रहा है। आदाद शुमार को देखा जाए तो गुज़श्ता 2 माह के अंदर तकरीबन 500 ऐसे बच्चे हैं जो अपने वालिदैन से बिछड़ गए। गुज़श्ता 1 माह के दौरान तकरीबन 5000 खुला के दावे दायर किए गए। मैं इस वक्त एक फैमिली कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, मुझे अंदर जाना है। फैमिली से भी बात करेंगे जो सफ़र कर रही हैं, जो इस वक्त मुश्किल में मुब्तला हैं, जो रोज़ अदालतों के चक्कर काटते हैं। कोई खुला का दावा दायर कर रहा है, कोई अपने बच्चों की मेंटेनेंस, अपने ख़र्चे के हवाले से बात कर रहा है। रोज़ आते हैं, एड़िया घिसाते हैं, अदालतों के चक्कर लगाते हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों से वक्त निकालते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे माशरे के अंदर क्या अदम बर्दाश्त इसकी बहुत बड़ी वजह है? घरेलू नाचाकी की वजह? क्या फैमिलीज़ का प्रेशर है? क्या बेरोज़गारी है? क्या इकोनॉमिक क्राइसिस हैं? माशी मसले हैं? क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं? आज के प्रोग्राम के अंदर इन सब का जिक्र करेंगे, तज़किरा करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप किस मसले को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही हैं? जी, हमारी बच्ची को सही नहीं रखते, वो लड़ाई करते हैं, मार पीट करते हैं। उसको जहरीली चीज़ भी दी थी खाने में, पता नहीं क्या दिया था। हम लेने गए उसको, उसने कहा हम नहीं भेजेंगे, इसको मार के भेज देंगे हम तुमको। कितना अर्सा पहले आपकी बच्ची की शादी हुई है? 4 साल हो गए उसको, इस तरह ही रखते हैं वो 4 साल से। 4 साल हो गए हैं? हाँ, 4 साल हो गए। आपको बच्ची से मिलने देते हैं? अब गए थे, जब नहीं मिलने दिया था, फिर बाद में गए, फिर मिले थे जब बेहोश पड़ी हुई थी। 3 दिन बाद उन्होंने बताया। आप बच्ची की क्या लगती हैं? माँ है? वालदा। आप वालिदा हैं, तो आपने अपनी मर्जी से बच्ची की शादी की थी? जी, अपनी मर्जी से की थी हमने बच्ची की अपनी शादी। फैमिली में की थी, खानदान में की थी या खानदान से बाहर की थी? खानदान में ही है जी। खानदान में ही है। तो लड़का क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, यही तो लड़ाई होती है, लड़का कुछ नहीं करता। लड़का कुछ नहीं करता, बेरोजगार है, ये लड़ाई है। तनाज़े की वजह उसकी बेरोजगारी है जी, रखता भी नहीं है सही, कोई खर्चा नहीं देता, पैसा नहीं देता। तो इस बात का अंदाज़ा आपको उस वक्त नहीं था जब आपने शादी की थी? बस यही तो हम में कमी होती है, बात सोचते समझते तो है नहीं, शादी कर देते हैं। सोचा समझा नहीं आपने? जी। आपके खाविंद हैं? जी। कहाँ हैं आपके खाविंद? कहाँ हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी बेटी हैं? जी, मेरी जिस बेटी। वक्त आपने शादी की थी उस वक्त छान फटक नहीं की थी? नहीं की थी सर, पहले से रिश्तेदारी है ना उन लोगों से, तो इसलिए नहीं की थी। अच्छा, आपके रिश्तेदार हैं इसलिए जाहिर है कि इसलिए छान फटक की ज़रूरत नहीं पेश आई? नहीं पेश है इसलिए। तो अभी जो है आपको बेटी से मिलने दे रहा है? जी, बेटी अभी हम हमारे घर पे हम ले आए हैं, पुलिस के जरिए लेके आ रहे हैं बेटी को। अच्छा, आपके घर में है? ये दावा आपने क्या दायर किया हुआ है? आप खुला लेना चाहते हैं? नहीं किया, अभी करना है, खुला लेना चाहते हैं हम लोग। आप खुला लेना चाहते हैं? तो ये आपके ख्याल में इस केस के अंदर जो बुनियादी वजह है वो शौहर का बेरोज़गार होना है? बेरोजगार भी होना है, उसमें तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी। लड़ाई करता है, बहुत मारता है, वो मारता भी है, वो उसको काटता है, मारता है, हर कुछ। ये क्या वजह है कि बात मारपीट तक पहुंच चुकी? क्या वजह हुई? बस काम नहीं करता, लड़की काम का बोलती है तो वो मारने लगता है कि नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो आपकी बेटी ये कहती है कि आप कोई काम करो ना, कमा के लेके आओ, इसी बात के ऊपर झगड़ा होता है? जी, इसी बात के ऊपर। तो अभी कैसे चलता है सिलसिला? जब वो कमाता नहीं है तो घर का कैसे कौन चलाता है? अपनी माँ बाप के साथ रहता है ना, वो अकेला नहीं रहता ना, अपनी फैमिली के साथ। कंबाइंड फैमिली है, फैमिली साथ रहती है? जी। ठीक है। तो कमाने वाला कौन है घर में? उनकी पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, उसका अब्बू, उसका भाई और करते हैं, वो खुद नहीं करता। वो खुद कोई काम नहीं करता। आपके ख्याल में लड़की को ठीक तरीके से नहीं रखा हुआ, ये बुनियादी वजह है? यही बुनियादी मसला है। तो आपके वकील आपके साथ हैं? वकील तो नहीं है, फिर अलग अभी करेंगे अभी केस दायर करने के लिए आए हैं और आप ये चाहते हैं कि खुला ले लें? जी, खुला लेना चाहते ठीक है जी। ये एक केस है, ये टेस्ट केस के तौर पे आपके सामने है। इन्होंने अपनी बेटी की 4 साल पहले शादी की। जो खाविंद है वो कमाता नहीं है और जब उससे इस्तफसार किया जाता है कि वो रोज़गार कमाए, कोई नौकरी करे, तो वो फिर पीटने पे उतर आता है। और यही वजह है कि अब ये खुला का दावा दायर करने के लिए फैमिली कोर्ट का रुख कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे जी, कुछ और केसेस दिखाएंगे आपको, कुछ और लोगों से भी मिलवाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। एक और खातून इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस इशू को लेकर अदालत आई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप फैमिली कोर्ट में आई हैं आज, आपका क्या मसला है? सर, मेरा मसला ये है कि मेरे ससुराल वालों ने 4 माह के बाद ही मुझे घर से निकाल दिया था। इश्यूज़ कुछ ऐसे बना के, कुछ तोहमतें लगा के, कुछ इश्यूज़ क्रिएट करके, तो उसके बाद मुझे बुलाते रहे हैं। देन मेरे घर वाले नहीं गए, उन्होंने कहा जो बात करनी है मेरी बेटी के सामने करो। फिर 4 माह के बाद मुझे एक तलाक नोटिस वसूल हुआ है
जो मैंने यूसी अपनी यूसी में एग्जिबिट करवाया है मुतलका चेयरमैन को, उन्होंने आगे से मेरे हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने इस डिवोर्स पेपर से सिरे से इनकार कर दिया। मेरा वहाँ 3 माह केस चला है, उसके बाद मैं यहाँ 4 महीने तकरीबन चलता रहा केस, तलाक मनसूख हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को उसकी कॉपी भिजवाई है, सारा कुछ किया। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ कोर्ट के अंदर अपना हक मांगने के मुझे सामान दिया जाए और मेरा खर्चा दिया जाए। उन्होंने आपको तलाक दी है या आपने खुला का दावा दायर किया? सर तलाक जाली है। जाली मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 1.5 साल से मेरा केस इस कोर्ट में चल रहा है। ना मेरे हस्बैंड ने कोर्ट में आके कोई इशू उठाया कि जी मैंने इसको तलाक दी है, ना यूसी में कहा है। तो वो तलाक नहीं देना चाहता है? वो नहीं देना चाह रहे। तो कौन है जो प्रेशर डालता है हस्बैंड के ऊपर कि वो तलाक दे? उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स। शादी आपने मर्जी से की थी या वालिदैन को शामिल किया? सर उनके वालिदैन शामिल हैं इसमें। ये अरेंज मैरिज थी? जी बिल्कुल जी। ये लव मैरिज का केस नहीं है? सर दोनों ही हैं, लेकिन अगर पसंदीदगी भी थी तो घर वालों की रजामंदी से की थी। यानी आप दोनों पसंद करते थे, फिर आपने घर वालों को शामिल कर लिया और फिर शादी हो गई। जी। तो इस वक्त कौन है जो नहीं चाहता कि ये रिश्ता आगे चले? सर उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले, उसके माँ बाप, बहन भाई जो नहीं चाहते कि। क्या रीज़न देते हैं जी, क्या वजह बयान करते हैं? सर जब मर्द के पास कोई बात नहीं ना रह जाती तो फिर एक ही बात होती है कि शी इज़ वुमेन इज़ लूज करेक्टर। वो आपके कैरेक्टर के ऊपर ब्लेम करते हैं शक? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मेरे अब आप इस वक्त क्या चाह रही हैं? आप खुला लेना चाहती हैं या क्या चाहती हैं? घर बसाना चाहती हूँ। आप हस्बैंड के साथ रहना? जी बिल्कुल रहना चाहती हूँ, पूरे वसूख के साथ, पूरे दिल के साथ। आप दोनों आपस में ठीक हैं? सर बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ वो राब्ते में हैं अभी? नहीं फ़िलहाल नहीं है। अभी आपका कांटेक्ट नहीं है? नहीं है, मेरा कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो हस्बैंड के घर वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगी हमारी वसातत से? मैं सिर्फ इतना पैगाम देना चाहूँगी उनको कि काइंडली मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अगर दावा किया है ना तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना घर बसाना चाहती हूँ। बाई गॉड मैं सबके सामने कह रही हूँ, आई नो कि ये रिकॉर्डेड हो रहा है, मैं सबके सामने कहती हूँ मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। काइंडली मेरा घर मुझे वापस दे दें, मेरा शौहर दे दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये मैसेज तो हो गया। जी। अब पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगी? ये जो नाचाकी घरेलू प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, तलाक़ें बढ़ रही हैं। अच्छा फ़ोन इन्हें आ गया है, टेलीफोन, लेकिन ये तमाम स्टोरी आप सुन रहे हैं कि पसंद करते थे एक दूसरे को, फैमिली को शामिल किया है, शादी हो गई। अब आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम दें? क्यों हो रहा है ये नाचाकी की, तलाक़ों की बढ़ती हुई वजह क्यों है जी? सर वजह इसमें तो जो मैंने समझा ना कि पेरेंट अगर देखिए मेरी बात सुने, ये जो दौर है ना, अगर लोग अपनी मर्ज़ी से बेटा शादी कर लेता है, हमारा इस्लाम, हम मुसलमान हैं, बहसीयत मुसलमान अगर हम देखा जाए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जब आप रिश्ता करने लगो तो बेटी और बेटे दोनों की मर्ज़ी पूछो। ठीक है, जब हमें हमारा इस्लाम इस चीज़ का हक़ देता है, चाहे वो मैरिज अरेंज हो, लव हो। सर उसमें ज़्यादातर जो मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, या तो पेरेंट्स बहू को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, तो या फिर बेटा जो है वो माँ बाप के पीछे लग जाता है। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है जी। एक और फैमिली इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है और छोटे छोटे नन्हे फूल से बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा क्या नाम है आपका? ईमान अली। क्या नाम है? ईमान अली। ईमान अली। आप पढ़ते हो? नहीं। पढ़ते हो आप? किस क्लास में पढ़ते हो? और आप भी पढ़ती हो बेटा? आपका क्या नाम है? कायनात। कायनात। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत फूल से बच्चे हैं। आपके बच्चे हैं जी? जी सर। और ये भी आपकी बेटी है? 4 बच्चे हैं आपके। तो आप फैमिली कोर्ट में आए हुए हैं, क्या दावा दायर कर रखा आपने? दावा इस चीज़ का सर, वो मेरी वाइफ छोड़ के चले गई है बच्चों को। अच्छा। तो वो दावा दायर किया कि। और आपके लॉयर हैं साथ, वकील हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। आपको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे जी। इनके 4 बच्चे हैं, वाइफ इनको छोड़ के चली गई। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी आपकी? तकरीबन 2010 में। 2010 में, तो अब 2019 है जी। ये कब का वाक़या है? कब छोड़? 9 साल हो गए? 6-7 दिन हो गए। अच्छा, 6-7 दिन पहले, यानी अभी ताज़ा वाक़या है ये। तो क्या वजह बनी कि वो छोड़ के चली गई? बस वो वैसे ही बच्चे वो माँ बाप के पीछे लग के उन्होंने कहा कि मैंने आपके साथ नहीं रहना। मैंने आपका 9 साल का साथ है, 2010 में आपकी शादी हुई, 2019 आ गया और अभी 6-7 दिन पहले वो आपको छोड़कर चली गई। तो इससे पहले कोई इंटरफेरेंस नहीं थी माँ बाप? पहले तकरीबन 1.5 साल पहले हुआ था ऐसे ही, फिर वापस ले आए थे, फिर उसके बाद वैसे ही फिर करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो फिर इसलिए वापस चले गए। तो उन्हें ये भी नहीं ख्याल आया कि ये फूल सी बच्ची है, ये तो शायद अभी शीर खार है, दूध पीती है, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भी ख्याल नहीं किया? बस यही बात है ना सर। आपने रोकने की कोशिश भी की है, अभी भी आसमीद लगा के बैठे हुए हैं कि आ जाए वापस। अच्छा जी। तो अब आप कोर्ट में किस लिए आए हैं सर? कोर्ट में इसलिए आए हैं, सिर्फ इनका हैंड ओवर लेने के लिए आया हूँ कि बच्चे ना मुझसे कोई लेके जाए। ठीक है, आप चाहते हैं कि बच्चे आपके पास रहें, बच्चों से प्यार करते हैं आप?
ठीक है, तो अभी आपके ख्याल में आप दोनों का जो आपस में जो तनाज़ा बना है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? वो क्यों आपके साथ नहीं रहना चाहते? बुनियादी वजह को घर के मामला हैं, यानी कि शादी हमने ना मेरी जो सिस्टर है उनके घर थी और उनकी जो सिस्टर है वो मेरे घर थी। जिसे वट्टा सट्टा कहते हैं, अभी ये वट्टा सट्टा है? जी, बस यही ऐसा मसला है कि वो उनकी वजह आपकी सिस्टर अपने घर में है? उनकी मेरी सिस्टर 2 है उनके घर में। ठीक है, उनकी एक है हमारे घर में और एक जो है हमारी है वो वापस आ गई है। ठीक है, ये वजह जो है इसमें वट्टा सट्टा होने की वजह से ही ऐसा हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है। हाँ जी। आपकी जो बेगम है वो ज़ाती तौर पे आपके साथ रहना चाहती हैं? नहीं, वो फ़िलहाल तो माँ बाप की तरफ है। माँ बाप की तरफदार हैं। क्या वो आप करते क्या हैं, कमाते हैं आप? मैं मुर्गियों वाली गाड़ी चलाता हूँ, मुर्गियों वाली गाड़ी। अच्छा। मैं तकरीबन 1000-1200 रुपया दिहाड़ी है मेरी। यानी महीने का कोई 30,000 कमा लेते हैं आप? बरसरे रोजगार आप? हाँ जी। आप इन बच्चों को पाल सकते हैं इंशाल्लाह। तो बीवी की कोई डिमांड्स थी आपसे? कोई डिमांड करती थी? तो कोई भी नहीं थी, बस वही था कि जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे घर में, इसकी वजह से वो उन्होंने कहा। बच्चे ये स्कूल गोइंग है, ये बता रहे हैं जैसे कि ये बच्चा पढ़ रहा है अभी, ये सपारा कुरान शरीफ हाफिज़ कर रही है, यानी कि मदरसे में जाती है, और वो बच्चे को अभी दाखिल करवाया मैंने। वो बच्चे को भी दाखिल कराना, और ये शीरखार है? करवा दिया हुआ है। अच्छा, करा दिया। 3 बच्चे आपके पढ़ रहे हैं अभी और एक आपकी गोद में है। सर, आप देख रहे हैं ये जो केस है, इसमें अल्टीमेटली तो ये जो फूल से बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका तो कोई कसूर नहीं है, इनका आपस में कोई मामला है और वट्टा सट्टा जो है वो उस बिना पे शादी की। सिस्टर इनकी उधर खुश नहीं है, तो यही वजह बनी है और वजह कोई नहीं है। पहले भी इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस वक्त भी मैं ही था, सुलह हो गई थी। अब फिर वो 5-6 दिन हो गए छोड़ के बच्ची को चले गए हैं, सारा कुछ। अब ये फ्यूचर कैसे देख रहे हैं सर? अगर ये लड़ाइयाँ इसी तरह रहेंगी तो ये बच्चे जो है इनका मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। ये नाखवानदगी की वजह से, तलीम याफ्ता नहीं है लोग, जिनको समझ नहीं आती कि यार बच्चों का क्या कसूर है। आपकी नज़र में ये तालीम याफ्ता ना होने की वजह से है या फिर इनकी क्योंकि खातिर खा आमदनी नहीं है इस वजह से? खातिर खा आमदनी तो उनकी ठीक है, इसका मैं इनको ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। बस ये तलीम की कमी है, एहसास नहीं है इनको बच्चों का। ठीक है, बस ये जी। लॉयर की भी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपने फैमिलीज़ की भी गुफ्तगू सुनी है जी। हमें आगे बढ़ना है और हमें जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, जो वकला इस पर क्या आप राय रखते हैं, क्योंकि ये डेली केसेस उनके पास आते हैं, वो बेहतर तौर पर कमेंट कर सकते हैं, उनसे उनकी राय भी जाननी है। आगे बढ़ते हैं जी। मैं इस वक्त लोअर कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ, सेशन कोर्ट में, और यहाँ आकर जब आदाद-ओ-शुमार पे निगाह डाली है तो हैरानी हुई है कि घरेलू नाचाकी के जो वाक़यात हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। गुज़श्ता 2 माह के स्टैटिस्टिक्स अगर देखे जाए तो अलहदगी जो बच्चे सफ़र हो रहे हैं, बच्चों के हुसूल के लिए जो मामला देखे जा रहे हैं, तकरीबन 500 बच्चे ऐसे हैं जो दरबदर दिखाई दे रहे हैं। 1 माह के असना के अंदर 5000 घरेलू नाचाकी के जो मुकदमात हैं वो दायर किए गए हैं। ये दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस, और ये कंसर्न इसलिए भी है कि जो निकाह का या शादी का बंधन है वो बड़ा मुकद्दस बंधन है, और तलाक़ को हमारे माशरे के अंदर गाली समझा जाता है। ये तलाक़ें क्यों हो रही हैं? घरेलू नाचाकी के वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं? फैमिलीज़ के दरमियान ये तनाव क्यों है? महंगाई, बेरोज़गारी भी यकीनन इसका एक एलिमेंट है, लेकिन इससे बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो आज जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे जो बीट रिपोर्टर हैं शाहीन अतीक साहब, वो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने ये स्टोरी भी आज दी और आदाद-ओ-शुमार भी शेयर किए। तो सबसे पहले शाहीन अतीक साहब से जो एग्जैक्ट इस वक्त फाइंडिंग्स है, स्टैटिस्टिक्स है, सबसे पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। यकीनन वो सुनकर आपके लिए भी उतना अलार्मिंग होगा जितना हमारे लिए अलार्मिंग है। शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमने सबसे बात ज़रूर करनी है, लेकिन सबसे पहले क्विकली हमें शेयर करें कि आदाद-ओ-शुमार क्या बता रहे हैं। घरेलू नाचाकी के जो वाक़यात हैं गुज़श्ता 2 माह के अंदर कितने रिपोर्ट हुए हैं, बच्चे कितना सफ़र हो रहा है? रियान, इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर, यहाँ लड़ाई झगड़े जो मियाँ बीवी के दरमियान में हो रहे हैं, जिन्हें नाचाकी कहते हैं, उसके केसेस की तादाद जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। और यहाँ पर एक रिकॉर्ड शरह जो है वो इस वक्त केस दायर करने की बन रही है, और 2 माह के दौरान जो है वो 5000 के करीब केसेस हैं जो घरेलू नाचाकी के यहाँ पर दायर हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ एक और भी चीज़ देखने में आ रही है कि जो घरेलू नाचाकी के अलावा जो बच्चों के असूल के लिए केसेस हैं वो भी जो है बढ़ रहे हैं, और बच्चे बुरी तरह जो है वो मुतासर हो रहे हैं। तादाद इस कदर ज़्यादा हो गई थी कि यहाँ पर 22 फैमिली अदालतें काम कर रही हैं, और उन अदालतों में काम का जो ज़्यादातर केसेस हैं उनमें बच्चों के असूल के भी हैं, खुदा की बुनियाद पर तलाक़ के दावे भी दायर किए गए हैं। और जो दावे दायर किए गए हैं उसमें ये मौजूदा जो सूरत हाल है महंगाई की है, और चिड़चिड़ापन लोगों में पैदा हो चुका हुआ है, कोई अदम बर्दाश्त है, बात नहीं सुनते, उसकी वजह
से भी मुकदमात जो है वो यहाँ पर अदालतों में ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ रही है। और बच्चे जो है एक माह के दौरान जो है बच्चों के असूल के लिए यहाँ पर जो है वो दावे दायर किए गए थे, जिनमें 500 के करीब बच्चे हैं जो इस वक्त माँ और बाप की शफकत से महरूम हो चुके हैं। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। हमारे साथ जो क्लाइंट हैं यहाँ पर, जो सफ़रर हैं, वो भी मौजूद हैं। इनकी डिफ़िकल्टीज़, इनकी ज़ुबानी सुनने की कोशिश करेंगे। और हमने अहाता अदालत के अंदर बहुत सारी फुटेजेस आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें बच्चों की चीखों पुकार देखी जाती है। बच्चे बाज़ औक़ात माँ के साथ रहना चाह रहे होते हैं या बाप की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो एक प्रॉब्लम सा दिखाई देता है उस वक्त। तो इस वक्त एक क्लाइंट यहाँ पर मौजूद हैं जो सफ़रर हैं, जिन्होंने दावा दायर कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम क्या है सर? असगर अली। सर, आपने क्या दावा दायर किया हुआ कोर्ट में? मैंने बच्चों का किया हुआ है। वो जो मेरा ज्वाई था ना, वो बहुत तंग करता था मेरी बेटी को। 10 साल 19 साल हो गए शादी, 10 साल सही रहने, 10 साल बाद फिर वो तंग रहने। माँ कितने गई चली, प्यो कितने गया, बच्चे मेरे को दलील होंगे रहने। आपका दामाद जो है वो आपकी बेटी को बहुत तंग करता था और आपने बच्चों के हुसूल के लिए दरखास्त दी। हाँ जी, बच्चों का। इस वक्त बच्चे किसकी कस्टडी में है? मेरे को है 3 बच्चे, लड़के और 1 लड़की। वो बच्चे अब आपके पास आ गए हैं? हाँ, मेरे पास ये 9 साल हो गए। 9 साल से आपके पास हैं। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? उनका खर्चा इधर लगाया हुआ है अदालत में। ठीक है। वो कभी आते हैं कभी नहीं आते। आए फिर तरीका आए फिर वो नहीं आए। उनकी मेंटेनेंस जो है वो मुकर्रर की हुई अदालत ने। कितने पैसे मुकर्रर किए? 11,500 रुपया। 11,500 मंथली। और कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। चौं का 11,500। ठीक है। तो ये जो तनाज़ा है या नाचाकी है, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी? वजह वो काम ही नहीं कुछ करता था। 6-6 महीने मेरे को मेरी बेटी रहती थे, मैं उनका खर्चा करता था। अच्छा, तो आपको ये बात पहले नहीं पता थी कि वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है? भतीजा सी, पता नहीं बाद के हो जा निकलाने से उन्हें। भतीजा था ना भाई का, बेटा बड़े भाई का। सिर्फ इसकी जो बुनियादी वजह है वो बेरोजगारी है? बेरोजगारी है। खर्चा नहीं चला पा रहा था? कोई खर्चा नहीं। तो ये फैसला आपकी बेटी ने किया कि खुला ले ली जाए? वो मेरी बेटी ने फिर ले आके अपनी शादी कर ली सी। अच्छा, फिर दूसरी शादी कर ली उन्होंने? उन्होंने भी अपनी शादी कर ली दूसरी। अच्छा, और बच्चे आपके पास है? मेरे पास है, मैं खराब हो रहा हूँ। ठीक है। ना वो माँ ले रही है बच्चों को रख रही है, ना बाप जो है वो बच्चों को रखने का हिल है। तो आपके पास है बच्चे? अब तो बच्चे क्या करते हैं? क्या उम्रें क्या है बच्चों? बच्चे पढ़ रहे हैं। एक लड़की 8वीं जमात में पढ़ती है, लड़का 6वीं में, 4वीं, दूसरी, इस तरह करके। बच्चों का खर्चा आप उठाते हैं? बस मैं ही करता हूँ, और क्या करता है। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं नैब कासद हूँ पंजाब हाईवे में। अच्छा, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? चला रहा हूँ। तो इससे अल्टीमेटली तो बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा ना? बस किसी तरीके ना काम चल। बच्चे आपसे ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने माँ के पास जाना है या बाप के पास जाना है? जिद करते हैं? देखा ही नहीं आज तक आके उनको, पूछा भी नहीं आपसे? कभी नहीं पूछा। आपकी तो बेटी थी ना, तो बेटी कभी आपके पास आई हो? उसने भी नहीं पूछा मेरे से। बेटी के साथ आपका ताल्लुक है? अभी है ताल्लुक, अभी हो गया, अभी सुलह की है उसके साथ। कितने अरसे के बाद? ये महीना हो गया अभी। वो मेरे दामाद बड़े हैं ना, वो पढ़ के। आप ये बता रहे हैं कि 9 साल पहले ये रिश्ता हुआ था? मेरी बेटी का भी मेरे नाल सुलह हुई है, महीना हो गया। बेटी से आपका इख्तलाफ क्यों हुआ? नहीं, मेरा तो नहीं है, वो मेरे तो बाहर होगी कंट्रोल। तो बेटी? हाँ जी। उसकी क्या वजह बनी? पता नहीं, उन्होंने पता। और खुद ही अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर ली? आपको नहीं बताया? नहीं। आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं इस केस से, टेस्ट केस के तौर पे समझें कि ये बच्चों के असल में नाना हैं। इनके पास 3 बच्चे हैं, इनकी कस्टडी में है, ये नायब कासिद हैं। बच्चों का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, ना माँ बच्चों को ले रही है, ना बाप तो छोड़कर चला गया है। तो इस वक्त बच्चे जो हैं यकीनन सबसे ज़्यादा सफ़र वो करते हैं। तो इनके जो लॉयर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये आपके क्लाइंट हैं? जी हाँ, ये तो एक है ना, आपकी क्लाइंट है सर? तो आपसे पहले बात कर लेते हैं सर। ये तो एक केस है सर, एक क्लाइंट है, लेकिन इस तरह के सैकड़ों वाक़यात होते हैं, दर्जनों दावे दायर होते हैं। कैसे देखते हैं, क्या वजह है सर? तकरीबन 25 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, और इस प्रोफेशन में जो फैमिली केसेस की रेशो है वो हर दिन दुगनी हो जाती है। आज अगर 4 केसेस दायर हुए, कल 8 होंगे। बुनियादी इसकी वजह जो है वो मुआशरे में अदम बर्दाश्त, घरेलू मामलात में मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त नहीं करते, और इसमें आकर अनाओं का जो मसला है मियाँ बीवी का, उसमें आके बच्चे जो हैं वो पिस जाते हैं। अब आपने इस केस में देखा कि मियाँ बीवी की तलाक हो गई, बाद में उन बच्चों की माँ ने अपनी पसंद की शादी कर ली, वो भी चली गई। ये जो शख्स जनाब के सामने खड़ा है, इस शख्स की बीवी जो यानी बच्चों की जो नानी थी, उसने 4 बच्चों के खर्चे का दावा किया, और वो दावा हुआ
ज़िला शेखुपुरा की अदालतों में, वहाँ से वो डिक्री पास हुई। पिछले 4 साल से उस डिक्री की एग्जीक्यूशन पिटीशन लाहौर में पेंडिंग है, क्योंकि डिफेंडेंट जो है बच्चों का बाप लाहौर में रहता था, इसलिए शेखुपुरा की अदालत ने भेज दिया लाहौर में। यहाँ पर उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए, प्रॉपर्टी उसकी कोई थी नहीं, और बमुश्किल जो है उसकी हाज़िरी को इंश्योर किया। और आज भी उसके ज़िम्मे कम से कम बच्चों का जो माजी का जो ख़र्चा आज तक का है वो कुछ 6,80,000 रुपये पेंडिंग है। ठीक है, 6,80,000 रुपये जो डिक्री होने के बाद जो वो अदा नहीं कर रहा। क्या करता है अब हमारे कानून की कमज़ोरी जो देखिए उसमें ये है कि अदालत में वो आता है, नहीं भी आता, अपने लॉयर को दे देता है, कभी 6,000 कभी 7,000 वो अदालत में जमा करवाते। ये एक नायब कोर्ट, इसकी जो बीवी यानी बच्चों की जो नानी थी वो भी फौत हो गई। अब ये जिन्होंने दावा दायर किया था, अब ये नाना जो है बच्चों का, ये तनहा सुबह नौकरी पे भी जाता है, बच्चों को तैयार भी करता है, बच्चों को खाना भी खिलाता है और उनके ख़र्चे भी पूरे करता है। तो ये एक अलमिया है। इसमें बुनियादी तौर पे जो वजह है ना, मेरी अरबाब इख्तियार से जो इल्तमास होगी। इससे पहले सर इस केस के अंदर अव्वलीन जिम्मेदारी नाना की नहीं थी, माँ की थी या बाप की थी? बाप छोड़ के चला गया, माँ ने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद जो है वो नानी दावा दायर करती हैं और नानी भी वफात पा चुकी हैं। बच्चे जो है वो रोलिंग स्टोन बने हुए हैं। रोलिंग स्टोन बने हुए इसमें मैं अर्ज़ करता हूँ, बुनियादी तौर पर रेहान साहब गुजारिश ये है कि हम एक मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं, बाप की बुनियादी ज़िम्मेदारी है बच्चों को मेंटेन करना। कुरान पाक में बाकायदा इसके ऊपर आयात आई हैं कि बाप जो है वो बच्चों को मेंटेन करेगा। अब जब बाप जो है वो बच्चों को मेंटेन नहीं कर रहा, माँ भी उन बच्चों को छोड़ गई, ठीक है, तो उन बच्चों को इस वक्त अगर नाना भी ना उनको संभाले तो कौन संभालेगा? मैं ये कहता हूँ कि ऐसे माँ बाप जो अपनी छोटी छोटी अनाओं की खातिर अपने बच्चों को रोलिंग स्टोन बना देते हैं, और मैं आज आपके तवस्सुत से इस मुआशरे को ये कहूँगा कि मैंने अपने 25 साल वकालत के तजर्बा में जो चीज़ देखी है कि ऐसे माँ बाप जिनकी शादी टूट जाती है, ब्रोकन फैमिलीज़ के लोग जो हैं, उनके बच्चे मुआशरे के लिए कभी भी अच्छे शहरी नहीं बनते, क्योंकि वो रोलिंग स्टोन बने होते हैं, उनके अंदर महरूमियाँ बहुत सारी होती हैं। अच्छा सर, मुझे क्विकली बताइएगा, ये इस तरह के सिमिलर केसेस हैं, ये अदालतों में तो बाद में आते हैं या कानूनी शक्ल तो बाद में इख्तियार करते हैं, इससे पहले इसकी बुनियादी, जब आपने इनको स्टडी किया है, क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, तो आपकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं? बुनियादी वजह क्या बनती है? अदम बर्दाश्त तो एक वजह है, लेकिन अदम बर्दाश्त के पीछे भी तो कुछ मुहर्रिकात है ना, वो बेरोज़गारी है जैसे इस केस के अंदर है, कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। क्या वजूहात है, कॉमनैलिटीज़ आपको क्या दिखाई देती हैं? इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो शेख जो ख़ानदान है, ये हमारी जो पूरी सोसाइटी, इसका एक बेसिक यूनिट है, एक इकाई या ख़ानदान, जिसके बाद तमाम माशरा तश्कील पाता है। और अगर माँ बाप में अलहदगी होती है तो वो पूरे माशरे के जो फैब्रिक है उसको डिसअलाउ करती है। होता यह है कि इसमें एक तो आपस में अदम बर्दाश्त होती है, दूसरा इकनॉमिकल कंडीशन जो हैं वो उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल पे कोई एक फरीक समझता है कि हम इससे बच्चों को बेहतर ज़्यादा परवरिश कर सकते हैं। एक ये वजह बनती है इसमें से। दूसरा ये कि कंटेंट कनात पसंदी जो है वो भी एक फैक्टर है कि जिस पे कोई अगर आर्ग्यू करने को तैयार नहीं है, और जो ख्वाहिशात हैं, जायज़ हैं नाजायज़ हैं, वो तमाम चाहते हैं कि वो क्या वजह है? ये वक्त गुजरने के साथ साथ क्यों बढ़ रही हैं? ये कनात पसंदी का एलिमेंट क्यों जा रहा है? आपको क्या लगता है? इसमें अदम बर्दाश्त के एलिमेंट जो ओवरऑल जो है इसका इम्पैक्ट जो है इसके आ रहा है तमाम चीज़ों के ऊपर, कि बर्दाश्त की जो अदम बर्दाश्त जो है इसका फैक्टर ज़्यादा, इसका जो ग्राफ है वो हाई हो रहा है, और जो दूसरे जो फैक्टर है जो कि बेहतर है उसके मुकाबले में उनका ग्राफ ग्रेजुअली जो है नीचे जा रहा है सारा। वो जो कनात पसंदी वाले अंसर की आप बात कर रहे हैं, कनात करना कि 2 वक्त की रोटी अगर नहीं मिल रही, 1 वक्त की रोटी में भी गुजारा कर लेना, अपनी चादर देख के पाँव फैलाने वाली जो बात है, वो कनात का अंसर क्यों ख़त्म होता जा रहा है माशरे में से? सर, ये सोच ऐसी आ रही है कि जो ग्लैमर दिखाया जा रहा है मीडिया के ऊपर, जो लोग देखते हैं कि जो लोग दो तरह की क्लासेस, एक डाउन ट्रूडन क्लास है, एक मिडिल क्लास है, और तीसरी जो एलीट क्लास है। जब डाउन ट्रूडन वाले पहले मिडिल को देखते हैं, मिडिल जब एलीट को देखते हैं तो अपने से बेहतर जाने की तरफ कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि ये जो फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही हैं या जो दे रहा है वो हमें भी उस तरह अवेल करनी चाहिए। सर, हमारी रिलीजियस टीचिंग्स भी ये है कि आप हमेशा अपने से नीचे को देखें और उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, तो शुक्र वाला जो एलिमेंट है वो भी ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपकी क्या फाइंडिंग्स है या आपकी स्टडीज़ इस पे क्या कहती हैं कि ये क्यों हो रहा है? सर, बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है, ये फैमिलीज़ की वजह से हो रहा है, मैके और ससुराल की वजह से हो रहा है, या कोई और वजह है? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो देखा जाए कि इशू क्या है। इशू हमारी कोर्ट्स में जो आ रहे हैं वो 3 किस्म के आ रहे हैं। एक लड़की डाइवोर्स लेने आती है, दूसरी साइड पे वो मेंटेनेंस लेने आती है, तीसरी साइड पे
लड़के या लड़के की तरफ से, फादर या मदर की तरफ से बच्चों की कस्टडी के लिए आते हैं। अब ये 3 मेन इश्यूज़ आते हैं। सबसे पहले देखना ये है कि इस वक्त माशरे के जो हालात हैं, क्या इससे पहले माशरे में लड़ाइयाँ नहीं होती थी? ये मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हमेशा हर माशरे में रही हैं, लेकिन इस वक्त अगर कंपैरिजन करें तो वो रेशो कहीं ज़्यादा एक्सीड कर चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 10% थी तो ये 100% पे जा चुकी है। इस वक्त आप देखें कि जितनी शादियाँ हो जा रही हैं वो सारी की सारी लड़की और लड़के की अपनी चॉइस पे हो रही हैं, उसमें अरेंज मैरिज नहीं हो रही, फैमिली के लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। इसमें ये फैक्टर भी है, कोई लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाला फैक्टर बिल्कुल है फैक्टर कि एक लव मैरिज हो रही है, लड़की और लड़का कोर्ट में आते हैं, यहाँ पे आके कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं, एक शादी वो है। दूसरी साइड पे वो शादी है जो लड़की और लड़के ने आपस में मर्जी से कर ली, लेकिन उन्होंने ना फैमिली को इन्वॉल्व किया, ना पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, और उन्होंने अपनी मर्जी से वो शादी फैमिली पे बाउंड करके फैमिली रजामंदी ले ली और फैमिली ने उसको मैरिज कर दिया। तीसरी शादी में जो है वो अरेंज मैरिज है। अब अरेंज मैरिज होगी तो कम से कम दोनों फैमिलीज़ की तरफ से बड़े लोग बैठेंगे, दोनों फैमिली की तरफ से वो अरेंज मैरिज करके शादी करवाएंगे, और कल को कोई डिस्प्यूट होगा लड़की को समझाने वाले भी होंगे और लड़के को समझाने वाले भी। लेकिन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला जो मामला है वो चैप्टर नहीं है। अब दूसरी बात यह कि इस वक्त आप देखें कि एक लड़की और लड़के ने जैसे भी अरेंज मैरिज के बगैर अपनी शादी अपनी मर्जी के तहत कर ली, पेरेंट्स फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया। जब फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया, कल जब उनके डिस्प्यूट अराइज होंगे उनको कोई बड़ा समझाने वाला नहीं होगा, उनकी फैमिली में से कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं होगा। सेकेंडली दूसरी बात ये देखें कि वो लड़की या लड़का किसी दूसरे बंदे की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि फैमिलीज का जब इंटरफेरेंस नहीं होगा तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक क्विक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दूसरा एंगल है इसका कि फैमिलीज जहां पे बिला वजह की इंटरफेरेंस करती है। एक तो ये जैसे कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस नहीं होती है तो उसकी वजह से मामला खराब होते हैं, एक वजह यह भी है कि बिला वजह की इंटरफेरेंस भी मामला खराब करती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त मोहतरम जामिया नईमिया डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि शादी और निकाह का बंधन इस्लामी एतबार से कितना मुक़द्दस, कितना मोहतरम बंधन है, और तलाक़ के बारे में क्या कहा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह और शादी एक ऐसा बंधन है जो किसी भी लड़की और लड़की के अज़दवाजी ताल्लुकात को बाकायदा कानूनी बनाता है और उन पे से वल्गैरिटी के इल्ज़ाम को ख़त्म करता है, और यूँ कह लीजिए कि एक इफ़्फ़त वाला रिश्ता कायम करने के लिए, इस ताल्लुक़ को निभाने के लिए निकाह का इंस्टीट्यूट बड़ा अहम है, और इसके ऊपर बहुत, इसकी अहमियत के ऊपर कुरान में बहुत ज़ोर दिया गया है। कुरान ने वाज़ेह अंदाज़ में निकाह करने का हुक्म दिया है और निकाह के मुख्तलिफ़ मामलात मसाइल को बयान किया है। जिन ख़वातीन के साथ निकाह नहीं हो सकता उनका ज़िक्र तफसील से कुरान करीम में है, और फिर कुरान करीम में इस मुक़द्दस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, और ज़ाहिर बात है जब दो इंसान एक जगह पे रहते हैं, उनके मजाज नहीं मिलते हैं, उनकी आदत और अतवार नहीं मिलती हैं, या घरेलू बैकग्राउंड ऐसे होते हैं कि वो मैच नहीं कर पाते हैं, लामहला तौर पे इसमें इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। तो दीगर मज़ाहिब की तरह कि जहाँ पे ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इस्लाम ने इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के भी तरीक़ेकार को बड़ी तफसील से बयान कर दिया है, और इसमें इस अमर का लिहाज रखा गया है कि निकाह के ज़रिए जो भी फ़राइज़ फ़रीक़ैन के ऊपर आयद होते हैं उसको पाबंद किया गया कि वो अपने अपने फ़राइज़ को अदा करे। मामला ये है कि तलाक़ उस वक़्त आती है, या तलाक़ का मामलात उस वक़्त दरपेश होते हैं जब फ़रीक़ैन में से कोई एक अपने अपने फ़राइज़ को सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहा। जब वो फ़राइज़ को अदा कर रहा होगा तो कोई तलाक़ नहीं मांगेगा, खुला नहीं मांगेगा, कोई तलाक़ नहीं देगा। ठीक है, उस बंधन को ख़त्म करने के लिए तलाक़ है। ये तलाक़ के हवाले से शरई अहकामात क्या है? यकीनन तलाक़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक भी कोई महबूब मामला तो नहीं है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हदीस में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे फरमाया गया है कि जो अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा अफ़ाल हैं, जिनकी इजाज़त तो है, परमिसेबल हैं, लेकिन उनको ऊपर कोई अल्लाह ताला की तरफ से खुशी का इजहार नहीं है, उनमें से एक तलाक़ है। तलाक़ अगर आदमी की तरफ से दी जाए तो उसे तलाक़ कहते हैं, और अगर ख़ातून की तरफ से इसको लिया जाए तो उसे खुला से ताबीर किया जाता है। डॉक्टर साहब, तलाक़ या खुला के जो मजमूई वाक़यात हैं, अगर मैं लाहौर के अंदर रिपोर्ट होने वाले वाक़यात का तज़किरा करूँ तो गुज़श्ता एक माह के दौरान तकरीबन 5000 ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। 500 बच्चे ऐसे हैं जो अपने वालिदैन से, अपनी फ़ैमिली से जुदा हो गए हैं। यकीनन जब तलाक़ हुई या खुला हुई तो एहलिया अपने खाविन से अलहदा हो गई, खाविन तैयार नहीं है बच्चे रखने के लिए, एहलिया तैयार नहीं है, वो अपने नानी नाना के पास चले गए, दादा दादी के पास हैं, यकीनन वो सफ़र करते हैं। तो किस तरह से देखते हैं इसकी शरह में जो इजाफ़ा हो रहा है?
देखिए शरह में ना ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो रहा है और हम समझते हैं कि इसके कई वजूहात हैं। इसकी माली वजूहात भी हैं, इसकी माशरती वजूहात भी हैं। मुआशरे में होना यह चाहिए कि जब किसी लड़के और लड़की को शादी करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उनको आप इंडिपेंडेंट कर दें और वो इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी गुजारें। हमारे यहाँ शादी और निकाह लड़के और लड़की का आपस में जुड़ने का मामला नहीं है, असल में ये दो ख़ानदानों का निकाह होता है। इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ताबीर किया जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो वो तो लड़के लड़की में भी हो जाता है। मसला असल में ये है कि इसमें सिर्फ लड़का और लड़की इंडिविजुअली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लड़के के वालिदैन, लड़के के बहन भाई सब, इसी तरह लड़की, लड़की के वालिदैन, उसके बहन भाई सब एक दूसरे से इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंट्रैक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ जाती हैं। अगर लड़के और लड़की को आप इंडिपेंडेंट करें, और इस्लाम भी यही कहता है कि जब आप शादी कर दें तो उन्हें इंडिपेंडेंट करना चाहिए कि अपने पैरों पे खड़े हों और ख़ुद से अपनी ज़िंदगी को मैनेज करें। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि माशी हालात बड़े दिगरगू हैं और इंडिपेंडेंट कर नहीं पाते हैं वालिदैन अपने बच्चों को। बसा औक़ात मोहब्बत होती है, बसा औक़ात वालदा का राज होता है और वो चाहती नहीं है कि उसके राज में और उसकी ममलिकत में कोई और रानी आ जाए, और अगर आ भी जाए तो वो उसको दबा के रखना चाहती है। तो कई वजूहात हैं माशरे के अंदर जो निकाह जैसे मुक़द्दस रिश्ते को तलाक़ जैसे नापसंदीदा फ़ेल तक ले जाते हैं। ठीक है, हमारी लॉयर्स के साथ सर बात हुई, वकीला ने अपना जो लीगल नुक्ता नज़र है वो पेश किया। उनका कहना है असल में माशरे के अंदर जो खूब से खूब तर की तलाश है, फिर यकीनन फ़ैशन भी है उसके अंदर, फिर इकनॉमिक इश्यूज़ भी हैं, उसमें ग्लैमर भी है और उसमें मीडिया का भी किरदार है। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की और उसमें मजमूई तौर पर हमें जो बात मिली देखने को वो माशी मसला है, माशी प्रेशर है, इकनॉमिक कंडीशंस हैं। देखिए मैंने तो पहले ये बात कह दी है कि निकाह के ज़रिए से आप लड़के और लड़की को इंडिपेंडेंट करें। अब होता ये है लड़के और लड़की के निकाह और शादी के मामलात के ऊपर दोनों तरफ के मिला के अगर आप ख़र्चा हिसाब करें, कम से कम भी करें तो 10 से 12 लाख रुपया बहुत ईजीली ख़र्चा आ जाता है। आप मीडियाकर में चले जाएँ, ये अप टू 20-25 तक पहुँच जाता है। वाई पीपल डजंट कम टू दी मॉस्क टू परफॉर्म देयर निकाह? लोगों को मस्जिद में आना चाहिए निकाह परफॉर्म करने के लिए। वलीमा करें, मेहंदी करना कौन सी ज़रूरी है? आप मस्जिद के रास्ता इख्तियार कीजिए, आप अपने पैसों की बचत कीजिए और वही पैसे नए ब्याता जोड़े को दीजिए। लेट्स स्टार्ट योर ओन लाइफ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी खड़ी करें, वो कारोबार करें, कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो बजाय इसके कि हम उस 3 दिन के फंक्शन के ऊपर लाखों रुपया खर्च कर दें जिसका आउटपुट कोई नहीं है, उसी को बचा के आप उस नए जोड़े को दें जो यकीनी तौर पे देंगे तो उनका फ़ायदा भी होगा, वो अपने पैरों पे स्टैंड भी करेंगे, वो कारोबार भी करेंगे। कनात पसंदी का आंसर भी शामिल हो, ज़ाहिर बात है कनात पसंदी भी आएगी और फिर इसके नतीजे में मैं समझता हूँ माशरे के अंदर जो है ना वो हेल्दी एक्टिविटीज़ पैदा होंगी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के देखते हुए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर रागिब नईमी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। जो निकाह है और शादी है वो जोड़ने का अमल है, जो तलाक़ है वो तोड़ने का अमल है, और तलाक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कोई महबूब अमल नहीं है। उसको नापसंदीदगी का इजहार उस पर किया गया है, उसको अच्छे तरीके से नहीं देखा गया है। हदीस की रोशनी में भी ये कोई बेहतर तर्ज़ अमल नहीं है। बारकैफ इस शेर के साथ कि ताज़ा हवा के शौक़ में ऐसा किनाने शहर इतने ना दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नए इशू के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।